साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में आज एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। दोस्तों, कहां लोगों को लग रहा था कि जगदीप धनखड़ साहब जब प्रकट होंगे तो न जाने क्या करेंगे, कहीं ये दूसरे सत्यपाल मलिक तो नहीं बन जाएंगे। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि धनखड़ साहब ने सामने आकर जो धमाका किया है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेताओं के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं है। और अगर सीधे सीधे कहूं तो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता नितिन गडकरी और राजीव प्रताप रूडी, उनको सीधे सीधे तमीज सिखाई है। यह सुनकर आपको आश्चर्य लग सकता है दोस्तों, लेकिन जगदीप धनखड़ साहब के बारे में जो जानकारी सामने आ रही है वो निश्चित रूप से आपको आश्चर्य से भर देने वाली है। मैंने जब पढ़ा तब मुझे लगा कि क्या वाकई में ये सच है। हम तो यही उम्मीद कर रहे थे कि धनखड़ साहब पता नहीं क्या करेंगे, किस तरीके से उनको निकाला गया। यही कहा था ना, मैंने भी कहा था, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है भाई। जिस तरीके से उनको घंटे भर में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, चाहे जो भी परिस्थिति रही हो, हम तो यही लग रहा था पता नहीं जगदीप धनखड़ साहब क्या करेंगे। एकदम उलट। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेताओं ने दोस्तों, एक तो केंद्रीय मंत्री और दूसरे सांसद हैं, इन दोनों की कहानी जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जगदीप धनखड़ साहब ने कितना बड़ा काम किया है। कितना बड़ा काम ये मोदी जी के लिए काम किया है उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के लिए किया है और भारत की राजनीति के लिए भी किया है। आज इसी कहानी को डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं कि आप जरूर कमेंट करके अपनी बात रखिएगा, बताइएगा कि जो कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं उससे आप कितने सहमत हैं, आपकी क्या राय है। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी पर कल एक नया गीत दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर अपलोड करूंगा। लेकिन इस समय जो गीत है वो बिहार चुनाव को लेकर ही है, उसे ज़रूर देखिए, बताइए। अभी तो बिहार चुनाव भी आ ही रहा है दोस्तों, तो HB मेलोडी पे बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। मैं 3 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। 3 विंडो से आपको 3 बड़ी कहानियां नजर आएंगी। बड़े गौर से देखिए भाई। जगदीप धनखड़ जब प्रकट हुए लंबे समय के बाद, काफी समय के बाद, तो क्या परिस्थिति थी आप सोचिए। बिल्कुल सहज, शांत, संयमित। सब उम्मीद कर रहे थे पता नहीं कौन सी बगावत कर डालेंगे, एकदम संयमित। जबकि सरकार से, उपराष्ट्रपति पद से उनको बेदखल कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ गडकरी साहब क्या कह रहे हैं, जो लोगों को जितना मूर्ख बना ले वही सबसे अच्छा नेता। और ये सरकार के भीतर है, जिनको बाहर कर दिया गया वो शांत, संयमित, प्रसन्नचित्त। और जो सरकार के भीतर हैं वो कह रहे हैं कि जो लोगों को जितना मूर्ख बना ले वही सबसे अच्छा नेता। और तीसरा विंडो, राजीव प्रताप रूडी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भाजपा को धमका रहे हैं। वो लग तो रहा है कि 70 सीटों पर हम जीत दिलाएंगे, वो ये नहीं कह रहे हैं। इसका दूसरा अर्थ ये है कि 70 सीटों पर हम भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। और तभी आज की कहानी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों। इसीलिए मैंने 3 विंडो से शुरुआत की है। अब एक एक करके दोस्तों तीनों नेताओं के बारे में आपको दिखाता हूं, और जगदीप धनखड़ साहब के बारे में जो खुलासा है वो भी बताता हूं। आप आश्चर्य से वास्तव में भर जाएंगे दोस्तों। पहले तो आप समझिए कि जब CP राधाकृष्णन ने 12 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली तो किसी को भी अंदाजा नहीं था। विपक्ष तो छोड़िए, सत्ता पक्ष में भी अधिक लोगों को अंदाजा नहीं था। मैं तो देख रहा था ना, मैंने तो कई लोगों से बातचीत करने के बाद समझ में आया
यही कह रहे थे कि धनखड़ साहब तो नहीं आएंगे, और आएंगे तो पता नहीं क्या होगा, कहीं उसमें कुछ अजीबो गरीब स्थिति ना हो जाए। लेकिन दोस्तों धनखड़ साहब आए और बहुत ही सहज भाव से आए, चेयर में बैठे। मैंने तो आपको पूरा विजुअल भी दिखाया है। और जानते हैं जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके साथ उन्होंने बाकायदा बहुत ही अच्छे तरीके से अभिवादन भी किया, दोनों ने किया। आप पूरे सीक्वेंस को भी देखेंगे ना, तब भी आपको समझ में आएगा कि कितनी सहजता से एक दूसरे को दोनों अभिवादन कर रहे हैं। सबकी आंखें फटी की फटी। बल्कि मैं अगर सही मायने में कहूं दोस्तों, मैं तो बाद में रिपोर्ट भी देख रहा था, जितने नेता है ना सबकी टकटकी वहीं लगी हुई थी कि जगदीप धनखड़ साहब और अमित शाह मिलेंगे तो होगा क्या। और सिर्फ इतना ही नहीं, धनखड़ साहब बकायदा उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से बड़ी गर्मजोशी के साथ मिले, एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए नजर आए, दोनों ने बातें भी की। ये किसी को पच नहीं रहा था, लग रहा था यार हो सकता है मतलब फजीहत ना हो, इसलिए वो आ गए चुपचाप। चलो लोगों से कुछ तो कहेंगे ना, गले तो मिलेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। आप जानते हैं क्या हुआ? जगदीप धनखड़ साहब गए नहीं। शपथ ग्रहण समारोह में तो आपने देखा कि वो वेंकैया नायडू और हामिद अंसारी के साथ बैठे हुए थे, उसके बाद वो गए नहीं, वहीं रुक गए। क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह के बाद हाई टी का प्रोग्राम था, और जितने भी सांसद हैं दोस्तों, जो भी सामने आया सबके साथ गपशप की, नायडू से बातचीत करते रहे, सारे लोग हैरान। मैं आपको बार बार कह रहा था ना कि ये जो राहुल गांधी और बाकी लोग कहते हैं कि अरे जगदीप धनखड़ को कहीं मैंने बंद तो नहीं कर दिया, नजरबंद। अरे चले जाते उनके घर, कैमरा लेके जाते। आप तो वैसे भी कैमरा जीवी हैं, 8-10 कैमरे लेके जाते, चले जाते, पता चल जाता वो घर में नजरबंद है या नहीं है, स्वास्थ्य कैसा है बता देते। और हाई टी आप जानते हैं दोस्तों, दोपहर में जो दोपहर की चाय को बोलते हैं, जिसमें हेवी लोग नाश्ता करते हैं, बाकायदा वो पूरा खान पान ही होता है। उस हाई टी में ये बैठे हुए थे। और दोस्तों जितने अखबार हैं सबने विपक्षी सांसदों से पूछा कि कुछ मिला, मसाला मिला। जब मैं ये कहानी आपको बता रहा हूं ना दोस्तों, इस बात को याद रखिए, जगदीप धनखड़ साहब की विदाई कोई बहुत अच्छी नहीं रही। कोई औपचारिक कार्यक्रम भी नहीं हुआ, कोई फेयरवेल भी नहीं हुआ। वो जो पल था ना, वो कोई अच्छा पल नहीं था। हर कोई उम्मीद लगा रहा है ये बागी तेवर अपनाएंगे, बगावत करेंगे। लेकिन विपक्षी सांसदों ने जो बताया दोस्तों राष्ट्रपति भवन में मौजूद, कि धनखड़ साहब तो ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कोट अनकोट में छपा है, वो खुश मिजाज और मुस्कुराते हुए नजर आए थे, जैसा कि हम सभी को उम्मीद थी। कोई अजीबोगरीब स्थिति नहीं थी। वो ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। दरअसल मुझे कहना चाहिए कि वो अपने जीवन में पहले कभी इतने स्वस्थ नहीं दिखे। वह पारंपरिक चाय के लिए भी रुके। अभी मैं आपको गडकरी और राजीव प्रताप रूडी की भी कहानी बताऊंगा दोस्तों, पूरा इंतजार कीजिएगा वीडियो में। ये तो समझिए आपको ट्रेलर है ये। अच्छा, आप जानते हैं इंडियन एक्सप्रेस ने भी एक कहानी छापी विपक्षी सांसद से। वो क्या कहते हैं सुनिए। हम में से कई लोग उनके पास गए, एक दूसरे से बातचीत की। उनकी पत्नी मतलब सुदेश धनखड़ भी उनके साथ थी। हम सभी ने कहा कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। ये विपक्षी सांसदों की बात बता रहा हूं। जानते क्या कहे धनखड़ साहब ने? कि ठीक है मिलिए, जब नए सरकारी आवास में चले जाएंगे तो हम मिलेंगे। और जो उनके सहयोगी थे सबको कहा कि इनका नाम नोट कीजिए, सबका नाम नोट भी करवाया। इतनी सहजता, इतना संयम और इतनी सारी चीजें, ये मैं आपको बता रहा हूं। एक ऐसा व्यक्ति जिनका एग्जिट वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से अच्छा नहीं रहा, उनका व्यवहार। अब आप आइए दूसरे नेता पर, ये हैं नितिन गडकरी। मोदी सरकार के दिग्गज मंत्रियों में से एक, भाजपा के अध्यक्ष भी रहे और
एक समय तो दोस्तों पीएम पद के दावेदार भी हो गए थे। यह बात भी आप समझ लीजिए। पिछले 11 साल से अकेले ही मंत्री हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। जानते क्या कह रहे हैं? इनकी तो कहानियां मैं एक बार दिखा चुका हूं। ये सरकार के भीतर रहकर जिस तरह की बगावत कर रहे हैं वो वास्तव में शर्मनाक है। और उनको वास्तव में जगदीप धनखड़ साहब से तमीज सीखनी चाहिए, सियासी तमीज सीखनी चाहिए। जानते नागपुर के एक कार्यक्रम में क्या कहा उन्होंने कि वह जिस पेशे से आते हैं यानी राजनीति, उसमें सच बोलना मना है। अब आप कल्पना कीजिए, मैं तो बार बार कहता हूं ना दोस्तों कि एक समय था जब नेताओं से नफरत हो गई थी। ये तो मोदी जी आ गए, नेताओं से एक लगाव हो गया, हमदर्दी हो गई कि नेता ऐसा भी हो सकता है। और ये आदमी उस नेतागिरी की परिभाषा को बोल रहे हैं कि ये सच नहीं बोलते। क्या मोदी जी सच नहीं बोलते? सोचिए। या आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति लोगों को सबसे अच्छे से मूर्ख बना सके वही सबसे अच्छा नेता हो सकता है। तो अब सवाल है कि अगर राहुल गांधी नेता नहीं है तो क्या वो मूर्ख नहीं बना पा रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री मोदी सबसे लोकप्रिय नेता है तो सबसे अधिक वो मूर्ख बनाते हैं। यही कहना चाह रहे हैं ना। पल भर के लिए मान लीजिए कि मोदी जी मूर्ख बनाते हैं, तो आप कहां हैं? आप भी तो मूर्ख बना रहे हैं। धनखड़ साहब हट गए उस सत्ता के चार दीवारी से, एक शब्द नहीं कहा। ये सत्ता में बैठ के मलाई खा रहे हैं और कह रहे हैं कि झूठी बोलते हैं हम लोग और हम मूर्ख बनाते हैं। बयान सुनाता हूं आपको, मराठी में है, मैं हिंदी अनुवाद पढ़ दूंगा, जरा सुनिए। ज्या क्षेत्रात काम करतो तिथे मनापासून खरं बोलण्याला मनाई आहे। तिथं हौसे गवसे नवसे आहेत आणि जो लोकांना सगळ्यात जास्त मूर्ख बनवू शकतो तो सगळ्यात चांगला नेता होऊ शकतो। मराठी में बाइट थी, मैं जरा हिंदी में पढ़ता हूं। मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूं वहां दिल से सच बोलना मना है। हौसे नवसे गवसे, हर किसी का अपना अंदाज और मकसद। राजनीति में जो लोगों को सबसे ज्यादा मूर्ख बनाता है वही सबसे अच्छा नेता बन सकता है। किसको बोल रहे हैं गडकरी साहब? या तो आप बहुत अधिक होशियार हैं, यही हो सकता है, या फिर आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी लोगों को मूर्ख बनाते हैं। आप यही कह रहे हैं ना भाई, जिस आदमी के नाम पर हमको नेता शब्द से प्रेम हुआ, आप उसी नैरेटिव को तोड़ रहे हैं। आप उस सच को तोड़ रहे हैं, बल्कि सही मायने में कहें, और एक झूठा नैरेटिव प्रकट कर रहे हैं। जानते हैं, ये भारतीय महानुभाव परिषद एक कार्यक्रम था, उसी में इन्होंने ये बोलना शुरू किया और उसी में उन्होंने मराठी कहावत हौसे नवसे गवसे, मैं नहीं जानता, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में गलत हो, ये नितिन गडकरी काम कर रहे हैं दोस्तों। और इतना ही नहीं, मैं आपको कुछ बयान सुनाता हूं। ये व्यक्ति सत्ता में बैठकर, सत्ता की मलाई खा करके ये सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये राहुल गांधी की भाषा बोलते हैं। सेंट्रलाइज ऑफ इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए, गरीब बढ़ रहे हैं। बयान सुनाता हूं, ये बहुत पुराना नहीं है, 6 जुलाई का है, सुनिए। सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं ना, धीरे धीरे गरीबी बढ़ रही है। इस सरकार की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है उसको पलीता लगा रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास में दोस्तों इतनी बड़ी संख्या में गरीबी कभी कम नहीं हुई जो मोदी सरकार में हुई। ये तो विश्व बैंक के आंकड़े कहते हैं, दुनिया भर की रिपोर्ट कह रही है। और ये नितिन गडकरी सरकार में बैठ करके उसी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि पर पलीता लगा रहे। एक और बयान सुनाता हूं। ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ पेड कैंपेन चल रहा है। कौन चला रहा भैया? और आप सरकार में बैठ के क्या कर रहे हैं? आपको सुनाता हूं, जरा सुनिए। आज गांव गरीब मजदूर किसान दुखी है। इसका कारण यह है कि जल जमीन जंगल और जानवर, रूरल एग्रीकल्चर ट्राइबल, ये जो इकोनॉमी है, यहाँ अच्छे रोड नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छी स्कूलें नहीं है, किसान के फसल को अच्छे भाव नहीं है। देख रहे हैं ना,
इनके पास केंद्र की सरकार है, इनके पास महाराष्ट्र की सरकार है। जब आप खुद ही नहीं कर पा रहे हैं तो इस्तीफा दे दीजिए ना, काहे सत्ता की मलाई खा रहे हैं आप। और मैं आपको एक आखिरी बयान सुनाता हूं। नितिन गडकरी लगातार इस अपने ही सरकार को, मोदी सरकार को यह कहकर बदनाम कर रहे हैं कि गरीब मजदूर किसान दुखी है। गरीबों के लिए इससे बेहतर काम नहीं हुआ। आप जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट में, क्या वास्तव में ये सच कह रहे हैं? आपको बयान सुनाता हूं, आप सुनिए। आज गांव गरीब मजदूर किसान दुखी है। इसका कारण यह है कि जल जमीन जंगल और जानवर, रूरल एग्रीकल्चर ट्राइबल, ये जो इकोनॉमी है, यहाँ अच्छे रोड नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छी स्कूलें नहीं है, किसान के फसल को अच्छे भाव नहीं है। देखिए, आप वो तुलना समझ पा रहे हैं ना दोस्तों? एक तरफ धनखड़ साहब, जिनका एग्जिट इतना खराब रहा, सरकार के प्रति एक शब्द नहीं, आए तो मुस्कुराए, संयमित, और एक तरफ ये 11 साल से सत्ता की मलाई खा रहे हैं और सरकार की ही आलोचना कर रहे हैं। या तो आप सत्ता से हट जाइए या खुलकर सरकार की आलोचना कीजिए नाम लेकर, लेकिन ये डबल गेम खेल रहे हैं। इसीलिए मैं आपको दोनों की तुलना दिखाया। और एक तीसरा नेता भी दिखा देता हूं, राजीव प्रताप रूडी। हालांकि समझ ही में नहीं आया कि ये करते क्या है क्या नहीं है। अभी तो ऐसा लगा कि जैसे नया ताजमहल बना के आए हो ये। आप जानते हैं ना, अभी मैं जरा इनका 2-3 बयान सुनाता हूं। ये जनाब कह रहे हैं, ये 10 सितंबर की खबर आपको दिखा रहा हूं। ये कहते हैं कि बिहार में विधानसभा की 70 सीटें हैं जहां राजपूत समाज के लोग या तो जीत सकते हैं या फिर जिता सकते हैं। ये कह रहे हैं। अब ये क्यों कह रहे हैं आप सोचिए भाई। अभी हाल के दिनों में हमको ऐसा लगता ही नहीं कि ये भाजपा के नेता हैं या फिर ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पिछलग्गू नेता हैं। ये समझ ही में नहीं आ रहा मुझे। इस बात को कहने की, जब बिहार चुनाव एकदम सामने है, इस बात को कहने की क्या जरूरत है? आप सोचिए, ये धमका रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी को? अरे खुलकर करनी है बगावत कर डालो। लेकिन नहीं, ये भी वही काम कर रहे हैं जो नितिन गडकरी कर रहे हैं। और इसीलिए मैं जगदीप धनखड़ से ये तुलना दिखा रहा हूं। मैं इनका बयान सुनाता हूं, जरा सुनिए। अहंकार इनके सिर माथे पर चढ़कर बोल रहा है, अहंकारी आदमी। सुनिए। तारीख में 70 विधानसभाओं में या तो हम जीत सकते हैं या जिताने की क्षमता रखते हैं। राजीव प्रताप रूडी का आजकल 2 नेता, आप जानते हैं ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में जब ये चुनाव हो रहा था, बिल्कुल छिटपुट चुनाव है, संजीव बालियान खड़े हो गए। अब इन दोनों में तू मैं हुई होगी, चलो कोई बात नहीं, चुनाव खत्म हुआ, जाते उससे मिलते, गले मिलते, मिठाई खाते खिलाते, दोनों एक ही पार्टी के सांसद हैं। ये जनाब अहंकार में भरे हुए हैं। मैंने ऐसे ही नहीं कहा, इनको लग रहा है ताजमहल बना के आए ये। जानते क्या कह रहे हैं? ये धमका रहे हैं अपनी ही पार्टी के एक सांसद को कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। लेकिन हम चूंकि राजपूत, ये जातिवादी पे उतर आए ये जनाब, पूरा खुल के जातिवाद कि राजपूत भड़क गए तो तुम हार जाओगे मुजफ्फरनगर में, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे क्योंकि हमारे यहां कोई जाट नहीं है छपरा में। आप सुनिए, तब समझ में आएगा ये 2 कौड़ी की राजनीति करने वाले लोग हैं। इससे अच्छी राजनीति सीखनी चाहिए कि कैसे जगदीप धनखड़ साहब का बिहेवियर रहा है। सुनिए। ने मित्र को कहा बालियान को कि भाई ऐसा है, देखो मेरे क्षेत्र में कोई छपड़ा में जाट नहीं है, तुम्हारे क्षेत्र में 2 लाख राजपूत, क्यों नुकसान कर रहे हो? कल वो राजपूत नाराज हो जाएंगे। हाँ, मैंने सब उनके मित्रों को कहा क्यों इसको मरवा रहे हो बेचारे को, वहां के राजपूत मेरे नाम पर नाराज हो जाएंगे तो ये बेचारा परेशान हो जाएगा। इस बार भी हार गया, पिछले बार, इस बार हार गया, तो कष्ट में मत डालो, आगे भी पॉलिटिक्स करना है। देखते जाइए दोस्तों, देखते जाइए। ये उम्मीद मत कीजिए कि सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताऊं, ये बताना भी जरूरी है। ये तो संजीव बालियान को धमका रहे हैं, इसके बाद ये निशिकांत दुबे को भी धमकाते हैं। पता है क्या कहते हैं? कि ये आदमी अहंकारी है, खुलेआम सबके सामने। इनसे पूछा गया कि निशिकांत दुबे का जिक्र कर रहे हैं क्या, तो लास्ट में बोलते हैं कि जब आप कह रहे हैं तो वही होगा। वो कंट्रोल करना चाहते हैं। आप जरा सुनिए, इनका बयान सुनाता हूं आपको, सुनिए।
This was a misinformation created by an individual Okay. who tends to control parliament as a member of parliament. He has a problem that he wants to run the show. Okay. Beyond government, he is a government. Like a parallel Government. authority. Inside parliament, he is a government. I am not a part of his government. लेकिन असली क्लाइमैक्स बचा है दोस्तों अभी राजीव प्रताप रूडी का। ये जनाब अहंकार में इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि ये खुलकर बोल रहे हैं कि मैंने कांग्रेस से वोट मांगा, भाजपा से मांगा, जेडीयू से मांगा, आरजेडी से मांगा, सबसे मांग लिया मैंने। बयान सुनिए। से मांगा, बीजेपी से मांगा, जेडीयू से मांगा, आरजेडी से मांगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं सबसे मैं वोट मांग के आया हूं। तो मैंने अगर कांग्रेस से भी वोट मांग लिया, इसमें तो कोई चुनाव, कोई सरकार बनाने की बात तो थी। जो राहुल गांधी दोस्तों इस देश के प्रधानमंत्री को तू तड़ाक की भाषा बोलता है, इनका पूरा इकोसिस्टम खुलकर ऑफिशियल हैंडल से प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत माता का अपमान करता है, ये राजीव प्रताप रूडी उनको थैंक यू बोलते हैं। सोचिए, देख लीजिए। पहली बार जब मुलाकात हुई ये सब लोग, तो मैं जा रहा था, तो हमने कहा मैं यहाँ इसी का मिनट, तो पहले जब मुलाकात हुई तो हमने कहा कि आप लोग को आना चाहिए। ही इज नॉट अ वोटर अनफॉर्चुनेटली, सोनिया जी इज अ वोटर। तो हमने कहा कि हमने प्रियंका जी से भी कहा आप भी वोटर नहीं है, आप प्लीज कॉल मैम टू वोट फॉर मी, ये मैंने रिक्वेस्ट किया। तो मुझे सामने दिखे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्यों ने वोट किया था मुझे, तो मैंने उनको पर्सनली थैंक कर दिया। ये राजीव प्रताप रूडी को दोस्तों लगता है ज्यादा ही घमंड हो गया। ये इस समय सारण से सांसद हैं, पहले मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री। और आपको आश्चर्य होगा जो ये दावा कर रहे हैं ना कि राजपूत ये कर देंगे वो कर देंगे, अरे भाई आप ठेकेदारी आपको दी है क्या लोगों ने? और अगर आपको ठेकेदारी थी तो 2024 के चुनाव में भाजपा को आरा, औरंगाबाद, करकट, इन सारी सीटों में हार क्यों मिली? यह है राजीव प्रताप रूडी की असलियत। अब ये सब बनाने का मतलब नहीं था दोस्तों। ये जैसे कहते ना खुला सांड होना, वो वाली स्थिति है कि सत्ता में बैठ के मलाई भी खाएंगे और गाली भी देंगे। इनसे लाख गुना अच्छा मैं जगदीप धनखड़ साहब को मानता हूं। आप सहमत है कि नहीं जरूर बताइएगा। मैं निवेदन करता हूं, कमेंट कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और HB मेलोडी पर दोस्तों बने रहिए। वहाँ पर लगातार नए गीत बना रहा हूँ। आज बिहार का गीत है, वो सुनिए। कल मैं प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर एक बहुत ही शानदार गीत तैयार किया है, शूट भी किया है, कल ज़रूर देखिएगा वो भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।